अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज बात होगी तोशाखाना केस के हवाले से और ख़ास तौर पे तोशाखाना केस हुक्मरानों के सरों पर लटकती हुई तलवार है। इस बहती गंगा में माजी के कई साबिक हुक्मरानों ने हाथ धोए इल्ज़ामात और मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। तोशाखाना एक ऐसा सरकारी महकमा है जिसको 1974 में बनाया गया, जहां दूसरी रियासतों के दौरों पर जाने वाले हुक्मरान या दिगर आला ओहदेदारान को मिलने वाले कीमती तहाइफ जमा किए जाते हैं। जमा होने वाले तहाइफ यादगार के तौर पर रखे जाते हैं। काबीना की मंजूरी से इन्हें फ़रोख्त किया जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफ़ा 30,000 रुपये से कम मालियत का है तो तोहफ़ा हासिल करने वाला शख्स इससे मुफ्त में अपने पास रख सकता है। लेकिन जिन तहाइफ की कीमत 30,000 से ज़ायद होती है उन्हें मुकर्ररा कीमत का 50% जमा करवा के हासिल किया जा सकता है। सन 2020 से कब ये कीमत 20% थी। कवानीन के मुताबिक इन तहाइफ पर पहला हक इसका है जिसको ये तोहफ़ा मिला हो, लेकिन अगर वो इसे नहीं लेता तो फिर सरकारी मुलाजमीन और फ़ौज के एहलकारों के लिए नीलामी की जाती है। अगर इस नीलामी से जो अशिया बच जाएँ तो इन्हें आम आवाम के लिए नीलामी में रख दिया जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों पर गैर कानूनी तौर पर तोशाखाना के तहाइफ हासिल करने के इल्ज़ामात लगते रहे, जबकि इमरान पर ये इल्ज़ामात साबित भी हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होने पर नाअहल करार दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के दो साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी को इस वक्त तोशाखाना से गैर कानूनी तौर पर तहाइफ हासिल करने पर मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। इन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी हैं। नैब के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ ने उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ हासिल की। सन 2008 में इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने क़वाइद में नरमी करते हुए सिर्फ 15% रकम की अदायगी करके ये गाड़ियाँ आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ को देने की मंजूरी दी। नैब के रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी ने बतौर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे में मिलने वाली आर्म कार BMW LI 750 2005 में लेक्सिस जीप 2007 और लीबिया से तोहफे में मिलने वाली BMW LI 760 2008 में तोशाखाने से खरीदी। इन कीमती गाड़ियों की कीमत मनी लॉन्ड्रिंग वाले जाली अकाउंट से अदा की गई। नैब का मौक़िफ़ है कि आसिफ अली ज़रदारी ने 3 गाड़ियाँ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय खुद इस्तेमाल की। इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुतालिक नैब ने बताया कि नवाज शरीफ 2008 में किसी भी ओहदे पर नहीं थे। नवाज शरीफ को 2008 में बगैर कोई दरख्वास्त दिए तोशाखाना से गाड़ी दी गई और इन गाड़ियों की अदायगी अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के मिलने वाली मर्सिडीज़ गाड़ी की असल कीमत 42 लाख थी, जिसका 15% यानी 6 लाख अदा करके गाड़ी इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से तोहफे में दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्ज़ाम तीनों बड़ी जमातों के सरबराहान पर एक जैसे हैं, तो फैसला सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों आ रहा है और क्यों इस तरह के फ़ैसले सिर्फ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आते हैं। इन पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस पर भी बात होगी कि इस वक्त मुल्क में तोशाखाना और आर्मी चीफ़ की तैनाती के अलावा सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई है और ये महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन हुकूमत की तमाम तर तवज्जो तोशाखाना केस पे है और आर्मी चीफ़ की तैनाती को हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, सीनियर दिफाई तज़कियाकार हैं। जी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर लिया नुसरत भाई साहबा, मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नुसरत भाई साहबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। शाहिना शेर अली साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शाहिना शेर अली साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी। शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो इल्ज़ामात, न सिर्फ इल्ज़ामात, सबूत भी हैं और केसेस भी हैं और केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं। तोशाखाना ज़ाहिर तहाइफ मिलते हैं सरबराहान को और ये उनकी कानूनी सवाबदीद भी है कि वो उसकी जो अब खान साहब ने 2020 में इसको 50% किया, इससे पहले तो 15% रकम दे के अब ये तहाइफ जो है वो अपने पास रख सकते थे। लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ रहे माजी में हमने देखा, लेकिन आज जो इशू बना हुआ है, एक घड़ी से मामला निकला और बराह खान साहब इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म थे वो और
اب یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر پرائم شو ٹائم کے ٹی وی ٹاک شو کا حصہ بن چکا ہے۔ کیا واقعی ساری چیزیں ختم کر کے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے ہی بڑھ جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ظفیر، آپ نے مجھے اپنے شعبے مدعو کیا۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ ٹی وی کا کوئی بھی چینل کھول کے دیکھیں تو اس میں توشہ خانہ اور گھڑی کا ذکر ہے۔ میرے خیال میں اس ایشو کو بہت آؤٹ آف پروپورشن جو ہے بلو اپ کیا جا رہا ہے، جس سے کہ آپ کی لوکل لیول کے اوپر آپ جو بھی مقاصد آپ کے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی جگ سائی ضرور ہو رہی ہے دو ٹرمز کے اندر، کہ ایک تو آپ کے جو گفٹس آپ کو ملتے ہیں وہ آپ مارکیٹ میں اس طرح سے آپ بیچ دیتے ہیں اور گفٹس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چیزیں کرنے سے آپ پبلک کی اٹینشن اگر مین چیزوں سے اگر آپ اوائڈ کرنا شروع کریں گے یا ڈائیورٹ کرنا شروع کریں گے تو میرے خیال میں آپ کے جو مین ایشو اس وقت ہے پاکستان کا وہ اکانومی ہے۔ اکانومی آپ کی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، آپ اس کے اوپر بجائے بیٹھ کے بات کریں۔ آپ واپس پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے تو کم از کم کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کریں، کوئی میڈیٹر لے کر آ جائیں، کوئی انٹرنیشنل میڈیٹر بے شک لے کر آ جائیں، لیکن جب تک آپ مل کے نہیں بیٹھیں گے پاکستان کی اکانومی اب ڈیفالٹ کی طرف آلموسٹ چلی گئی ہے۔ اور توشہ خانہ کے اوپر بات کر کر کے میڈیا کے اندر اگر آپ اسی کے اوپر فوکس کرتے رہیں گے تو کل ہماری نوجوان نسل جو کہ 65% آپ کی آبادی کا ہے ان کا مستقبل تاریک ہونے جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے میرے خیال ہے اس کو پس پشت ڈال کے آپ پاکستان کی بہتری کے لیے پروگرام کریں، اکانومی کے اوپر بات کریں، پاکستان کے اسٹیچر کو بڑھانے کے لیے بات کریں۔ اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، اکانومی تو ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے، اور آئی ایم ایف آپ مذاکرات تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ ادھر سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے یہ پچھلے 6 مہینے تو سروائیو کر گئے ہیں، اگلے 6 مہینے اور زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ نصرت بھائی صاحب، اس وقت جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا آپ بھی جانتی ہیں، اور دیگر جو حکومتیں ہیں وزرائے اعظم رہے ہمارے وہ کیا کرتے رہے، سربراہان کیا کرتے رہے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہو جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے خلاف بات کسی ایک فرد کی نہیں، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا انٹرنیشنلی امیج خراب ہو رہا ہے، اگر آپ یہی چیزیں ان ہاؤس ڈسکس کر لیتے ہیں معاملات یہاں ختم ہو جاتے ہیں، اور بات جو ہے وہ اس وقت ملک جو معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے، اخلاقی طور پہ کمزور ہو رہا ہے، ہم اس پہ فوکس کر سکتے تھے۔ کیوں ایک گھڑی کے پیچھے اور اس معاملے کو لے کر پوری حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر زور لگا رہی ہے؟ بہت شکریہ ظفیر اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیں اس وقت مسئلہ صرف یہ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے سے جب سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں یہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا ڈھونڈ رہے ہیں جس پر خان صاحب کو نہ اہل کیا جا سکے، یا تو ان کو پردہ اسکرین سے غائب کر دیا جائے جس کی ایک ایفرٹ ہوئی، آپ نے دیکھا ان کو 4 گولیاں لگیں، یا پھر وہ اگر ہیں بھی تو وہ بس ایسے ہو جائیں کہ وہ اس قابل ہی نہ ہوں کہ الیکشن لڑ سکیں، کیونکہ ساری ویو جو آئی ہوئی ہے پورے پاکستان میں اور پاکستانیوں میں اسپیشلی چاہے وہ پاکستان میں یا باہر ہیں، وہ سب آپ کو پتا ہے کہ وہ 90% لوگ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے حکومت میں آئیں اور پھر الیکشن ہو اور اس کے نتیجے میں حکومت میں آئیں اور اس طرح پاکستان کو لے کے چلیں جیسے آج سے 7 ماہ پہلے پاکستان جا رہا تھا، ڈسپائٹ کورونا، ڈسپائٹ سو مینی ادر ڈیفیکلٹیز، وہ اپنی طرف سے بہت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ وہ کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہماری اکانومی ماشاءاللہ 5.6 پہ ختم ہوئی، جبکہ پوری دنیا امریکہ اور انڈیا اور جتنے ملک آپ لے لیں کورونا میں -13 -6، اٹلی، اسپین، یہ سب کے سب نیچے چلے گئے، اور الحمدللہ ہماری انڈسٹریز پوری 100% پہ کام کرنا شروع ہو گئی، ہر چیز بہتر ہو رہی تھی، ہر چیز بہتر ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ جی توشہ خانہ یہ اس پہ اتنی زیادہ بات ہو گئی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی اور نہیں ملا، جبکہ اس شخص نے جب گھڑی بیچی تھی اسی وقت بینگ وزیر اعظم انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں گھڑی بیچ چکا ہوں، اور اس سے جو مجھے آمدنی ہوئی ہے اس پہ ٹیکس دینے کے بعد جو میرے پاس پیسے بچے ہیں اس سے میں نے بنی گالا کی سڑک بنوا دی۔ اس میں کیا جرم ہے مجھے بتائیے، اس میں ایسی کیا بری بات ہے کہ وہ ایک فلاحی کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، کہ وہ خود تو پروفٹ لے کے اپنی جیب میں نہیں رکھ کے بیٹھ گئے نا، وہ تو چاہتے تھے کہ کچھ کرے۔ اب وہ سڑک خراب تھی، ظاہر ہے وہ روزانہ گزرتے۔ ٹھیک، نصرت بھائی صاحب آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ رہی، میں دوبارہ آپ سے کنیکٹ کریں گے۔ شائنہ شیر علی صاحبہ، چونکہ ماضی میں بھی توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو یا دیگر حکومتیں ہوں،
ये इल्ज़ामात भी लगे, केसेस भी बने हुए हैं, अभी भी केसेस चल रहे हैं। तो ये मामला एक दफ़ा बैठ के इसको हल कर लेना चाहिए। इतना बड़ा इशू बन गया इस वक्त पूरे मुल्क में, यूँ लग रहा है कि इस घड़ी की वजह से ही ये मुल्क चलना था और इमेज बिल्कुल ख़राब हुआ है। इस तरह की जो गिफ्ट्स हैं किसी के भी हों वो सेल आउट नहीं होने चाहिए, लेकिन हो गए तो एक दफ़ा इस मामले को सेटल डाउन कर लेना चाहिए। इथिकली भी हम नीचे जा रहे हैं और माशी तौर पे तो खैर हमारा दिवालिया हो ही रहा है। जी देखें, आप अपनी जगह पर जो है वो बजा है, लेकिन पिछली हुकूमतों के ऊपर भी जो है इस किस्म के इल्जामात लगकर आए, लेकिन खान साहब हर चीज में जो है वो निराला रंग लेके आते हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पे भी एक निराला रंग दिखाया गया है, यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर ने एक तोहफे को अपने मुल्क में नहीं लेके आया और अजीब और गरीब तरीके से वो सेल हुआ। सही। तो इस तरह का केस आप मेरे भाई पूरी हिस्ट्री उठा के देख ले पाकिस्तान की, आपको इस किस्म का कोई केस नहीं नजर आएगा। शाइना शेर अली साहिबा, मादरत के साथ मैं ज्यादा हिस्ट्री में बहन कह रही थी, मैं उनकी तरफ भी उनका पॉइंट भी एक गाला की रोड, बनी गाला का जो रोड था उसको बनाने के लिए इस घड़ी को बेचना पड़ा। ठीक है, यानी कि आप के दौरे हुकूमत में एक रोड बनाने के लिए एक गिफ्ट को आप नीलाम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं होना चाहिए था शाइना शेर अली साहिबा। और दुबई में जाके उसको नीलाम कर दें और इस तरह का एक अजीब और गरीब जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे हो जाए। आपके पास बजट मौजूद था, उससे आपने रोड क्यों नहीं बनाया? शाइना शेर अली साहिबा, मैं पूछता हूँ ना, सिर्फ बहाने हैं। ठीक है जब शाइना, आप उस सरजमीन पे, मेरी बात सुने, जब आप उस सरजमीन पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि जूते नहीं पहना जाए, नंगे पैर आप जा रहे हो। जब आपको उस डिजाइन की घड़ी दी जाती है तो उसकी रिस्पेक्ट करने के बजाय आप ताजिर ढूंढते हो और आप उसको नीलाम करते हो। ये कहाँ का इंसाफ? एक जगह आप मस्जिद काट खेलते हो और दूसरी जगह जब आपको उस मुकद्दस जगह की बनी हुई घड़ी जिसका डिजाइन कितना खूबसूरत है, आपने उसको नीलाम कर दिया। जरा सा भी नहीं सोचा कि आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है शाइना शेर साहिबा, आपकी गुफ्तगू कहाँ जाएगा? आप मौका दें अगर, तो आपने कहा कि आप पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा। तो मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, लेकिन मैंने थोड़ा याद रखा हुआ था, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था कि मैं आपको बता दूं 2010-11 का सैलाब आता है और इस सैलाब में तुर्क खातून अव्वल जो है वो अपना हार देती हैं सैलाब मुतासिरीन के लिए ताकि उनकी मदद की जा सके। उस वक्त के वज़ीर आज़म, आपके पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो जो हार है वो चोरी हो जाता है और उनकी खातून के पास पहुंच जाता है। बाद में शर्मिंदगी के साथ आपको वो हार वापस करना पड़ता है, FIA नोटिस भेजता है, पूरी कार्रवाई होती है। तो ये भी तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा। तो आप सबके दामन जो है वो दागदार है, सुने, सबके दामन दागदार है। हम यही कह रहे हैं कि इखलाकियात सेट करें यहाँ। और जजा होता था जी, पहले कोई सजा करता, गुनाह करता था, सजा और जजा था। आजकल जो है वो ये गुनाह करते हैं और अकड़ कर कहते हैं कि ये हमने किया है गुनाह, लेकिन हमारे हिस्से में ये गुनाह नहीं है। अच्छा। पहली की हुकूमतों के पास भी सजा और जजा तायुन था। जब इसको सजा दी गई तो ये चीखना और चिल्लाना, और मैं आपको फिर से बताऊं जी, वो जो आप केस को इस केस से जोड़ रहे हैं ना, ये निराला काम सिर्फ इसने किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो वो जो चोरी हुई है ये इन्होंने तो बेचा है, कम से कम कोई 50% पैसे तो दिए, उधर तो चोरी हो गया मामला सारा। चोरी के बाद वहां से लेटर आता है आपके पास, पूरी तुर्की हमारा दोस्त ममालिक इस्लामी मुल्क, और वो ये कहते हैं कि तोहफा हमने आपको दिया था, आपने कहाँ गायब कर दिया। तहकीकात होती है, पता चला कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी फैमिली को दे दिया। तो ये देखें ना, वो देखें, वो आर वहीं पर था, वो एक इल्जाम था। इल्जाम नहीं था, ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो एक इल्जाम था, इल्जाम नहीं है, ये सच है। अभी देखें, सऊदी अरब में आपको एक गिफ्ट मिले, दुबई में आके आप उसको नीलाम कर दो, आप बात को कहीं और जो है वो घुमा रहे हो।
अरे मैं नहीं घुमा रहा, मैं कह रहा हूँ इखलाकियात, हमें क्या बात शाइना शेर अली साहिबा, मैं नहीं बात घुमा रहा, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ जो सच है। तो ये तो सारे BMW कार्स किसने दी? मैं आपको ये बता रही हूँ, केस है आपका, इसके ऊपर केस चल रहा है अदालत में। जी जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान जब दुनिया की पूरी देश में ऐसा कोई जो है ना केस आपके सामने नहीं आया है कि आपको एक तोहफा मिले, आप उसको अपने मुल्क ना लेके आए, वो आपके मुल्क की खजाने के लिए दिया गया था, आपके ऐश और अय्याशी के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है ठीक है, नुसरत भाई साहब आप कुछ ऐड करनी चाह रही हैं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। मैं सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ अपनी बहन को जो बेचने के ऊपर और उसके बाद उसको अपने ही मुल्क में किसी सड़क पे लगाने के ऊपर बातचीत कर रही है। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहती हूँ, साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 174 तहफ़ लिए और अपने साथ चली गई। फिर उसके बाद साबिक सदर रफीक तारर साहब ने 73 तहफ़ लिए और घर चले गए। फिर उसके बाद ज़फ़रुल्लाह जमाली ने कितने 110 तहफ़ लिए और अपने घर चले गए। साबिक कायम मकाम सदर वसीम सज्जाद को 4 तहफ़ मिले और वो चारों के चारों अपने साथ ले गए। तो मुझे बताइए ये क्या ये बेहतर है या वो जो 15% और 20% दे के लाखों की गाड़ियां और उसको 2-3 लाख में या 6 लाख में ले जाके घर में इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, जबकि गाड़ियां बेचने का ठीक है। नुसरत भाई साहब आप, मैं आऊंगा आपकी तरफ भी। शाइना शेर अली साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। लेकिन तहाइफ जो है वो बेचने नहीं चाहिए, इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं अपनी जिस शख्स को मिले हैं। तोशाखाना भी यही कहता है, उसके कानून भी यही कहते हैं कि आप अपने पास रख सकते हैं उसकी आधी कीमत या जो भी कीमत मुतय्यन है वो पे करने के बाद, लेकिन किसी को बेचना नहीं चाहिए, चाहे वो 1 रुपये का हो या 1 करोड़ रुपए का हो। गिफ्ट जो है वो सेल आउट होना नहीं चाहिए, इखलाकियात यही कहती हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।